सभी जीवित प्राणियों में कोशिकाएं पाई जाती हैं। कोशिकाओं को भोजन व ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ताकि वे ऊर्जा का उत्पादन कर सकें। कोशिकाएं अपशिष्ट पदार्थ भी बनाती हैं, जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड आदि। इसके लिए पोषक तत्वों की निरंतर सप्लाई की जरूरत होती है, साथ ही अपशिष्टों को भी निरंतर हटाना होता है। प्रकृति के जटिल प्राणियों जैसे मनुष्यों में एक विशेष माध्यम देह तरल द्वारा इन तत्वों को पूरे शरीर में परिसंचरित किया जाता है। देह तरल में रुधिर, अंतराली द्रव व लिम्फ सम्मिलित हैं। रुधिर एक सामान्य देह तरल है जो पोषक तत्वों को परिवहित करने व अपशिष्टों को हटाने के काम आता है। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है जिसमें 55% तरल प्लाज्मा व 45% रुधिर कणिकाओं जैसे निर्माणकारी कण पाए जाते हैं। प्लाज्मा हल्के पीले रंग का तरल है। प्लाज्मा में 90 से 92% जल, 6 से 8% प्रोटीन, 1.2% पोषक तत्व गैसें तथा 0.8% अकार्बनिक लवण पाए जाते हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन के रूप में 4% एल्ब्यूमिन, 2.5% ग्लोबुलिन तथा शेष फाइब्रिनोजेंस व प्रोथ्रोम्बिन होते हैं। ये सभी विशिष्ट कार्य करती हैं। उदाहरण के लिए एल्ब्यूमिन आयनों के आवागमन द्वारा रक्त के कोलाइडी परासरणी दाब को बनाए रखता है, जबकि ग्लोबुलिन शरीर की रक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। फाइब्रिनोजन व प्रोथ्रोम्बिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। प्लाज्मा में ग्लूकोज, अमीनो अम्ल व वसा जैसे कार्बनिक पोषक तत्व, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें तथा अक्रियाशील स्कंदन कारक भी पाए जाते हैं। अकार्बनिक लवणों में सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा बाइकार्बोनेट जैसे तत्व पाए जाते हैं। रुधिर में शेष 45% भाग जो निर्माणकारी कणिकाओं से बनता है, इनमें एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स व प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। एरिथ्रोसाइट्स, जिन्हें लाल रुधिर कणिका या आरबीसी भी कहते हैं, कुल कणिकाओं का 99% होती है। वयस्कों में इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। एक स्वस्थ न्यूबॉर्न बेबी में 65 से 68 लाख, वयस्क पुरुष में 50 से 55 लाख, जबकि स्त्री में 40 से 45 लाख आरबीसी प्रति घन मिलीमीटर पाई जाती है। आरबीसी की आकृति द्विअवतल होती है तथा परिपक्वावस्था में इसमें केंद्र का अभाव होता है। आरबीसी का लाल रंग उनमें उपस्थित आयरन युक्त प्रोटीन हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन श्वसन गैसों, ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में बड़ी भूमिका निभाता है। आरबीसी का जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। जीवन काल पूरा होने पर इन्हें प्लीहा में नष्ट कर दिया जाता है, जिसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। मनुष्यों में रक्त में आरबीसी की संख्या में कमी एनीमिया कहलाती है। एरिथ्रोसाइट्स से अलग ल्यूकोसाइट्स या डब्ल्यूबीसी रंगहीन व केंद्रक युक्त कणिकाएं हैं। श्वेत रुधिर कणिकाएं 5 प्रकार की होती हैं, जिसका आधार कोशिका द्रव्य कणों की उपस्थिति या अनुपस्थिति है। इस आधार पर डब्ल्यूबीसी के 2 समूह बनते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स व अग्रैन्युलोसाइट्स। न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स ग्रैन्युलोसाइट्स हैं, जबकि लिम्फोसाइट्स व मोनोसाइट्स अग्रैन्युलोसाइट्स हैं। उपर्युक्त चार्ट से स्पष्ट होता है कि डब्ल्यूबीसी में सर्वाधिक न्यूट्रोफिल्स 65%, इओसिनोफिल्स 3%, सबसे कम बेसोफिल्स 1%, लिम्फोसाइट 25% व मोनोसाइट्स 6% होती हैं। ये सभी कणिकाएं अलग अलग कार्य करते हुए मानव सुरक्षा तंत्र को मजबूत करती हैं। न्यूट्रोफिल का केंद्रक घोड़े की नाल के समान 3 से 5 पालियों में विभक्त होता है, जबकि मोनोसाइट का केंद्रक सेम के बीच की आकृति का होता है। मोनोसाइट सबसे बड़ी रक्त कणिका है। ये दोनों कोशिकाएं भक्षण कोशिकाओं की भांति कार्य करती हैं। ये दोनों कोशिकाएं रुधिर के साथ प्रवाहित होते हुए पूरे शरीर में भ्रमण करती हैं।
यदि शरीर के किसी भाग से कोई जीवाणु या विदेशी कण शरीर में प्रवेश करता है तो उसके द्वारा विशेष रसायन का स्त्रवण किया जाता है। इन रसायनों से प्रेरित होकर ये कोशिकाएं उस ओर गति करती हैं। ये कोशिकाएं रुधिर वाहिकाओं से संक्रमित ऊतक में प्रवेश कर जाती हैं। ऊतक में पहुंचकर ये कोशिकाएं भक्षण कोशिकाओं की भांति व्यवहार करते हुए उन विदेशी कणों का भक्षण कर लेती हैं। कोशिका के भीतर खाद्य धानी बनती है। इसमें लाइसोसोम उस विदेशी कण का पाचन कर डालते हैं। अपना कार्य पूरा करने के बाद ये भक्षाणु कोशिकाएं भी छोटे छोटे कणों में टूटकर नष्ट हो जाती हैं। इओसिनोफिल या एसिडोफिल का केंद्रक 2 पालियों में बटा होता है। ये शरीर की संक्रमण से सुरक्षा करता है तथा एलर्जी कारक हिस्टामिन स्त्रावित करता है। बेसोफिल्स का केंद्रक एस शेप्ड होता है जो 2-3 पालियों में बटा होता है। यह हिस्टामिन, हिपेरिन व सेरोटोनिन जैसे पदार्थों का स्त्रवण करता है। इनका संश्लेषण यकृत में होता है। लिम्फोसाइट का केंद्रक काफ़ी बड़ा होता है। ये 2 प्रकार की होती हैं, टी लिम्फोसाइट व बी लिम्फोसाइट। ये दोनों ही प्रतिरक्षी अनुक्रिया का भाग हैं। उदाहरण के लिए टी लिम्फोसाइट असामान्य तथा गांठनुमा कोशिकाओं पर आक्रमण करती हैं, जबकि बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज बनाती हैं जो विदेशी सूक्ष्माणुओं को नष्ट करती हैं। हमारे शरीर में 4000 से 11000 WBC प्रति घन मिलीमीटर रुधिर पाई जाती है। कणिकाओं का तीसरा घटक प्लेटलेट्स या बिंबाणु हैं। इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इन्हें थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। हमारे शरीर में 1.5 लाख से 4.5 लाख बिंबाणु प्रति घन मिलीमीटर रुधिर पाए जाते हैं। इनका जीवन काल 2 से 5 दिन होता है। इसके बाद इन्हें स्प्लीन व लीवर में नष्ट कर दिया जाता है। शरीर पर चोट लगने पर वहां से रुधिर बहने लगता है, किंतु कुछ समय बाद ही रुधिर का बहना रुक जाता है। इस प्रक्रिया को रुधिर का थक्का बनना या स्कंदन कहते हैं। ब्लीडिंग टाइम 1 से 3 मिनट जबकि क्लोटिंग टाइम 2 से 8 मिनट होता है। यह एक सुरक्षात्मक प्रणाली है जो रुधिर की क्षति को रोकती है। रुधिर वाहिनियों में प्रवाहित रुधिर में थक्का नहीं बनता, क्योंकि हिपेरिन जैसे प्रतिस्कंदन कारक स्कंदन कारकों को अक्रियाशील रखते हैं। लेकिन जब रुधिर वाहिनी क्षतिग्रस्त हो जाती है तथा रुधिर बाहर निकलने लगता है तो प्लेटलेट्स व स्कंदन कारक क्रियाशील हो जाते हैं। स्कंदन कारक 13 हैं। पहला कारक फाइब्रिनोजन है। यह ग्लोबुलिन प्रकृति की प्लाज्मा में घुलनशील प्रोटीन है। इसका अणुभार 5 लाख डाल्टन है तथा इसका संश्लेषण यकृत में होता है। दूसरा कारक प्रोथ्रोम्बिन है। यह थ्रोम्बिन का अक्रिय रूप है। इसका अणुभार 69,000 डाल्टन है तथा यह विटामिन के की उपस्थिति में यकृत में संश्लेषित होता है। तीसरा कारक थ्रोम्बोप्लास्टिन है। इसे टिश्यू फैक्टर या टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन भी कहते हैं। यह प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय के निर्माण के दौरान मुक्त होता है। चौथा कारक कैल्शियम है। यह रुधिर स्कंदन के लिए अनिवार्य है। पांचवा कारक लेबाइल फैक्टर या प्रोएक्सिलरिन है। यह एक प्रोटीन है। यह प्लाज्मा में अस्थायी है। यह प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय के निर्माण के लिए आवश्यक है तथा इस प्रकार प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन का निर्माण करता है। यह क्लोटिंग के दौरान खर्च हो जाने के कारण सीरम में अनुपस्थित होता है। छठा कारक जो कि एक्सिलरिन था, अब इसे अमान्य कर दिया गया है। सातवां कारक स्थायी कारक या ऑटोप्रोथ्रोम्बिन फर्स्ट या प्रोकन्वर्टिन है। यह यकृत में विटामिन के की उपस्थिति में संश्लेषित होने वाली स्थायी प्रोटीन है। यह 10वें कारक के सक्रियण के लिए आवश्यक है। यह क्लोटिंग में खर्च हो जाने के कारण सीरम व प्लाज्मा में सदा उपस्थित रहती है। 8वां कारक एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन या AHG या एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए है। यह बीटा 2 ग्लोबुलिन प्रोटीन है। इसका संश्लेषण यकृत में होता है।
यह 10वें कारक के सक्रियण के लिए आवश्यक है तथा इस प्रकार प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक का निर्माण करता है। यह भी क्लोटिंग प्रक्रिया में खर्च हो जाने के कारण सीरम में अनुपस्थित होता है। इसकी कमी से क्लासिकल हीमोफीलिया रोग होता है। नवा कारक क्रिसमस फैक्टर या प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन घटक पीटीसी कहलाता है। इसे ऑटो प्रोथ्रोम्बिन सेकंड भी कहते हैं। इसका संश्लेषण यकृत में विटामिन के से स्वतंत्र होता है। यह 11वें कारक द्वारा कैल्शियम +2 की उपस्थिति में सक्रिय होता है। यह प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक के निर्माण में आवश्यक है। इसकी कमी से हीमोफीलिया बी रोग होता है। दसवां कारक स्टुअर्ट फैक्टर है। यह प्रोटीन प्लाज्मा में पाई जाती है तथा यकृत में संश्लेषित होती है। यह 8वें कारक कैल्शियम +2 व फॉस्फोलिपिड्स की उपस्थिति में 9वें कारक द्वारा सक्रिय होता है। 11वां कारक प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट है। यह कारक 12वां द्वारा सक्रिय होता है तथा कैल्शियम +2 की उपस्थिति में सक्रिय कारक 9 के सक्रियण के लिए आवश्यक है। 12वां कारक हेजमैन फैक्टर या ग्लास फैक्टर है। यह कारक जब विदेशी पदार्थ खुरदरी सतह या ऋणावेशित सतह के संपर्क में आता है तो 12th ए के रूप में सक्रिय हो जाता है। इसका सक्रियण कारक 11वां के सक्रियण द्वारा इंट्रिंसिक पाथवे को प्रारंभ करता है। 13वां कारक फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर है। इसे लेकी लॉरेंट फैक्टर भी कहते हैं। यह प्लाज्मा प्रोटीन कैल्शियम +2 की उपस्थिति में फाइब्रिन बहुलकों के स्थायीकरण के लिए आवश्यक है। सर्वप्रथम क्षतिग्रस्त ऊतक व वाहिनी द्वारा स्त्रावित विशेष रसायन प्लेटलेट्स व स्कंदन कारकों को आकर्षित करते हैं। रुधिर का स्कंदन कैस्केड अभिक्रिया का परिणाम है। इस अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय थ्रोम्बिन में बदलता है। इससे फाइब्रिनोजन सक्रिय फाइब्रिन में बदलता है। फाइब्रिन क्षतिग्रस्त वाहिनी पर फाइब्रिन जाल का निर्माण करती है जिसमें रुधिर कणिकाएं फंस जाती हैं तथा रुधिर का बहना रुक जाता है। कुछ समय बाद क्षतिग्रस्त भाग का रंग लाल भूरा हो जाता है और घाव भर जाता है। शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाने पर क्लोटिंग संबंधी विकार उत्पन्न हो जाते हैं तथा रुधिर का थक्का बनने में समय लगता है। रुधिर के साथ साथ अंतराली द्रव तथा लिम्फ अन्य महत्वपूर्ण देह तरल हैं। अंतराली द्रव या ऊतक द्रव का निर्माण रुधिर केशिकाओं से ऊतक में क्षनित जल व घुलनशील पदार्थों से होता है। इसका संगठन प्लाज्मा के समान होता है तथा यह रुधिर व कोशिकाओं के बीच पोषक पदार्थ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड व अपशिष्टों के आवागमन का माध्यम बनता है। जब यह ऊतक द्रव लिम्फ केशिकाओं में प्रवेश करता है तो लिम्फ कहलाता है। लिम्फ एक रंगहीन देह तरल है। इसमें लिम्फोसाइट्स, पोषक तत्व, हार्मोन्स व प्रोटीन्स पाए जाते हैं। लिम्फोसाइट्स हमारे शरीर की विभिन्न सूक्ष्माणुओं जैसे विषाणुओं व जीवाणुओं से लड़ने में मदद करते हैं। लिम्फ भोजन के पाचन के दौरान आंत्र रसांकुरों में वसा के लैक्टियल वाहिनी द्वारा अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जहां से यह लिम्फ वाहिनी में आ जाता है। लिम्फ द्रव व लिम्फ वाहिनी मिलकर लिम्फ तंत्र का निर्माण करते हैं। संग्रहित लिम्फ द्रव जिसमें घुलित वसा भी होती है लिम्फ ग्रंथियों में रुधिर में डाल दिया जाता है। इस प्रकार लिम्फ, रुधिर तथा अंतराली द्रव मिलकर कोशिकाओं तक पोषक तत्व पहुंचाते हैं तथा अपशिष्टों को वहां से हटाते हैं। अब हम ब्लड ग्रुप या रुधिर समूह की चर्चा करेंगे। मनुष्यों में ब्लड ग्रुप का निर्धारण आरबीसी पर एक विशेष प्रोटीन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर होता है। इस आधार पर कार्ल लैंड स्टिनर ने ब्लड ग्रुप को 2 भागों में बांटा। इन्होंने इसे ABO तथा RH ब्लड ग्रुप में बांटा। ABO ब्लड ग्रुप का निर्धारण आरबीसी की सतह पर A या B एंटीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति द्वारा होता है, जबकि RH ब्लड ग्रुप का निर्धारण आरबीसी सतह पर RH एंटीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति द्वारा होता है। ABO ब्लड ग्रुप में A
बी, AB तथा O ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। RH एंटीजन की उपस्थिति पर RH पॉजिटिव तथा अनुपस्थिति पर RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है। RH एंटीजन की खोज रिसेस बंदर में हुई, इसी आधार पर इसका नामकरण हुआ। A ब्लड ग्रुप वाले रुधिर में A एंटीजन तथा एंटी B एंटीबॉडी पाई जाती है। B ब्लड ग्रुप वाले रुधिर में B एंटीजन तथा एंटी A एंटीबॉडी पाई जाती है। AB ब्लड ग्रुप वाले रुधिर में A व B दोनों एंटीजन पाई जाती है तथा कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। इसके विपरीत O ब्लड ग्रुप वाले रुधिर में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती तथा एंटी A व एंटी B एंटीबॉडी पाई जाती है। इन ब्लड ग्रुप्स द्वारा ही दाता व ग्राही के मध्य ब्लड ट्रांसफ्यूजन तय होता है। क्योंकि रुधिर में उपस्थित विशेष एंटीजन व एंटीबॉडी के अभिक्रिया करने के कारण आरबीसी परस्पर चिपक जाती हैं, यह परिघटना आशेषण या समूहन कहलाती है। इस प्रकार ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले ब्लड ग्रुप मैचिंग की जाती है तथा दाता व ग्राही के ब्लड ग्रुप संगत या असंगत होने का पता लगाया जाता है। ब्लड ग्रुप मैचिंग के लिए सबसे पहले ग्राही का कुछ रुधिर लेकर उसे स्कंदित होने दिया जाता है। इससे हल्के पीले रंग का एक तरल सीरम प्राप्त होता है। अब ग्राही के सीरम को दाता के रुधिर से मिलाया जाता है। यदि रुधिर का समूहन हो जाता है तो इसका यह अर्थ हुआ कि दाता व ग्राही के रुधिर समूह असंगत हैं तथा ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं हो सकता। और यदि रुधिर का समूहन नहीं होता है तो इसका अर्थ यह हुआ कि दाता व ग्राही के रुधिर समूह संगत हैं तथा ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकता है। यह सारणी ABO रुधिर समूह के संगत या असंगत होने को प्रदर्शित करती है। उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि रुधिर समूह O सभी प्रकार के रुधिर समूह को रक्तदान कर सकता है, किंतु ग्रहण केवल O से ही कर सकता है। इसी प्रकार रुधिर समूह AB सभी प्रकार के रुधिर समूह से रुधिर ग्रहण कर सकता है, लेकिन दान केवल AB को कर सकता है। इस प्रकार ब्लड ग्रुप O सार्वत्रिक दाता जबकि ब्लड ग्रुप AB सार्वत्रिक ग्राही कहलाता है। ABO ब्लड ग्रुप मैचिंग के साथ साथ RH ब्लड ग्रुप की मैचिंग भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले करना अनिवार्य है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यदि RH पॉजिटिव ब्लड को RH नेगेटिव व्यक्ति को चढ़ा दिया जाए तो RH एंटीजन व RH एंटीबॉडी की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप रुधिर का आशेषण या समूहन हो जाएगा। यदि RH नेगेटिव स्त्री के गर्भ में RH पॉजिटिव भ्रूण होता है तो ऐसी अवस्था एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कहलाती है। अधिकतर केसेस में प्रथम बच्चा इससे प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि माता व भ्रूण का रुधिर प्लेसेंटा द्वारा पृथक रहता है। प्रथम बच्चे की डिलीवरी के दौरान बच्चे के RH पॉजिटिव ब्लड की कुछ मात्रा प्लेसेंटा से होकर माता के रुधिर में मिल जाती है। इससे उसमें RH एंटीबॉडी बन जाती है। दूसरी बार गर्भ धारण करने पर माता के रुधिर में उपस्थित RH प्लस एंटीबॉडी द्वारा भ्रूण के रुधिर से मिलकर उसका समूहन कर दिया जाता है। इससे भ्रूण में एनीमिया, पीलिया हो जाता है या भ्रूण की मृत्यु भी हो सकती है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस को रोकने के लिए RH नेगेटिव माता की प्रथम डिलीवरी के तुरंत बाद एंटी RH एंटीबॉडीज का, जिसे व्यापारिक भाषा में रोगम कहा जाता है, इसका इंजेक्शन लगाया जाता है। इस प्रकार ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले ABO व RH ब्लड ग्रुप की मैचिंग अनिवार्य है।